नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में वार्ता के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत और जापान ने यूक्रेन में तुरंत हिंसा रोके जाने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। कहा, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण किया। सीमा सड़क संगठन ने सामरिक महत्व का कश्मीर लेह राजमार्ग खोला। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापक शांति वार्ता की अपील की। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के पंकज आडवाणी ने दोहा में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती और जमशेदपुर में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की सैफ महिला चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से पराजित किया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। भारत और जापान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच कल शाम नई दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और शहरी विकास से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री किशिदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व अभी भी कोविड महामारी और इसके असर से जूझ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर लौटने में अब भी व्यवधान आ रहे हैं और भू राजनीतिक घटनाक्रम भी नई चुनौतियां सामने रख रहा है। विश्व अभी भी कोविड-19 और उसके दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में है, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सतत आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी इस दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी। भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम साबित होगा। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हमारे बीच सहमति बनी है, घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री किशिदा की यह यात्रा
भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में नए आयाम जोड़ने में सफल रही है। भारत और जापान ने यूक्रेन में संघर्ष और मानवीय संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की। एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने तुरंत हिंसा समाप्त किए जाने तथा बातचीत और राजनयिक माध्यम से संघर्ष का समाधान तलाशने की अपील की। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों नेता यूक्रेन में मानवीय संकट के समाधान के लिए समुचित कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने परमाणु केंद्रों की सुरक्षा को अहम बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सक्रिय प्रयासों का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने तुरंत हिंसा रोके जाने की अपील दोहराई और संघर्ष के समाधान के लिए राजनयिक माध्यमों और बातचीत को ही एकमात्र रास्ता बताया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने परमाणु प्रसार और परमाणु आतंक की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुदृढ़ किए जाने पर भी बल दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि मौजूदा विश्व में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत द्विपक्षीय निवेश तथा पारदर्शी और समायोजी आपूर्ति श्रृंखला के व्यापार से ही सुदृढ़ होगी। श्री मोदी और श्री किशिदा ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत और जापान की सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से आपसी साझेदारी में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नई दिल्ली में विदेश सचिव ने कहा कि जापान के साथ भारत के संबंध विशेष महत्व रखते हैं और जापान उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत वार्षिक शिखर वार्ता का आयोजन करता है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र को दो प्रमुख शक्तियां बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग से जुड़े कई क्षेत्रों पर चर्चा की। इसमें आर्थिक, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, डिजिटल और कौशल विकास शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण कर लिया है। जम्मू में कल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लौट आया है और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के माध्यम से समावेशी विकास हो रहा है। धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जम्मू कश्मीर की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स काम करना आरंभ कर देंगे। श्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के नए मंत्रिमंडल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल के पहले चरण में 10 मंत्री शामिल किए। राज्य में 17 मंत्रियों का कोटा है। 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बाद में शामिल किया जाएगा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बीच मंत्रिमंडल ने कल पहली बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 25,000 रिक्त पदों को भरने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य पुलिस विभाग में 10,000 और अन्य विभिन्न विभागों में 15,000 पद भरे जाएंगे।
सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच सामरिक महत्व के जोजिला दर्रे को केवल 73 दिन बाद फिर से खोलकर रिकॉर्ड बनाया है। आमतौर पर प्रतिवर्ष ये दर्रा भारी बर्फबारी के कारण 135 दिन से अधिक तक बंद रहता था। सर्दियों में भी सीमा सड़क संगठन ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रखा, जिससे इस दर्रे को 5 जनवरी तक खुलना संभव हो पाया था। संगठन ने प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट विनायक के अंतर्गत इस वर्ष बर्फ को दोबारा हटाने का काम 15 फरवरी से ही शुरू कर दिया था। देश में कोविड टीकाकरण 180 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अब तक 181 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 13,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में वार्ता के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत और जापान ने यूक्रेन में तुरंत हिंसा रोकने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और कहा, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण किया। सीमा सड़क संगठन ने सामरिक महत्व के कश्मीर लेह राजमार्ग को फिर से खोला। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापक शांति वार्ता की अपील की। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के पंकज आडवाणी ने दोहा में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती और जमशेदपुर में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की सैफ महिला चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराया। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापक शांति वार्ता की अपील की है। अपने वीडियो संबोधन में उन्होंने कहा कि यूक्रेन की भौगोलिक अखंडता और एक राष्ट्र के तौर पर उसके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बातचीत का ये सही समय है। उन्होंने आगाह किया कि ऐसा न होने पर रूस की कई पीढ़ियों को नुकसान झेलना होगा। श्री जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड से भी अपील की है कि वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद कर रहे रूसी धन कुबेरों के विरुद्ध और अधिक कार्रवाई करे। और अब खेल खबरें। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने सेमीफाइनल में मलेशिया के ली जी जिया को 21-13, 21-12 और 21-19 से हराया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लक्ष्य सेन की जीत पर उनको बधाई दी और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत के दिग्गज बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। कतर के दोहा में कल आडवाणी ने भारत के ही ध्रुव सितवाला को 6-2 से हराकर 8वीं बार ये खिताब जीता। आडवाणी का ये 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। जमशेदपुर में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। मैच का एकमात्र गोल 63वें मिनट में नीतू लिंडा ने किया। इस जीत के बाद भारत ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। 2 मैच के बाद उसके 6 अंक हैं। पहले मैच में भारत ने नेपाल को 7-0 से हराया था। भारत का अगला मुकाबला कल नेपाल से होगा। और एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 6ठी टीम एक क्वालीफायर टीम होगी, जिसके लिए संयुक्त अरब अमारात, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग के बीच मुकाबला इस वर्ष 20 अगस्त से शुरू होगा।
दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ रहा है और इसके आज चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। कल इसके चक्रवात तूफान में बदलने का अंदेशा है। मंगलवार 22 मार्च को इस तूफान के उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वी म्यांमार के तट से टकराने की आशंका है। निकोबार द्वीप समूह में कल से भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। अगले 2-3 दिन तक तेज बारिश होने और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। समुद्र में लहरें उठ सकती हैं। कल पोर्ट ब्लेयर में हल्की वर्षा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एहतियात के तौर पर 22 मार्च तक सभी पर्यटन गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। नौवहन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। चेन्नई के लिए निर्धारित आज की हवाई सेवा भी रद्द कर दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। विभाग के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी घटना की जानकारी सीधे नियंत्रण कक्ष को दें। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकाल रही हैं। तलाश और बचाव अभियान में सहायता के लिए उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में कई टीमें बनाई गई हैं। और अब देश के अन्य हिस्सों में मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 21 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इम्फाल और कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। शिलंग, आइजल, गुवाहाटी, ईटानगर और गैंगटॉक में बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में तापमान 11 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को याद कर रहे हैं, जो 20 मार्च 1904 को भारत आए और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से जुड़ गए। भारत में अपने लंबे प्रवास के दौरान इस ब्रिटिश समाज सुधारक ने भारतीय जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समझा। उन्होंने महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य प्रमुख भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड्रयूज के रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी गहरे संबंध थे। टैगोर ने उन्हें कई अवसरों पर शांति निकेतन आमंत्रित किया था। सुजन माझी रे कौन घाट लगई बतोहरी ना। एंड्रयूज ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अनुबंध व्यवस्था के खिलाफ अफ्रीका में भी काम किया था और वहां के भारतीयों को उनके बुनियादी अधिकार दिलाने में सफलता हासिल की थी। भारतीय उन्हें दीनबंधु यानी गरीबों और शोषितों का मित्र कहते थे। एंड्रयूज एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने सैकड़ों लेखों के साथ साथ लगभग 1 दर्जन ऐसी रचनाएं रचीं जिनका आम भारतीय के जीवन के साथ मानव जाति की समस्याओं से गहरा संबंध था। एंड्रयूज के बारे में गांधी जी ने एक बार कहा था, वो इंग्लैंड का एक अच्छा बेटा था और वो भारत का भी बेटा बन गया। मैं उससे बेहतर आदमी या बेहतर ईसाई से नहीं मिला हूँ।
गांधी जी और रविंद्रनाथ की मुलाकात एंड्रयूज के माध्यम से ही हुई थी। एंड्रयूज ने एक ओर पश्चिम में गांधी जी के सिद्धांतों की व्याख्या करने और भारतीय नेताओं तथा ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत की संभावनाएं तलाशने का काम हाथ में लिया। दूसरी ओर वे विश्व भारती की स्थापना में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सहयोग कर रहे थे और उनके साथ भारत तथा विदेशों की यात्रा भी की। আমাদের শান্তিনিকেতন সে যে সব হতে আপন, আমাদের সব হতে আপন, আমাদের শান্তিনিকেতন। हम इस महान गांधीवादी को नमन करते हैं। आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत। हम स्वतंत्रता सेनानी खगपति भोत्रा को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 20 मार्च 1943 को हुई थी। ओडिशा के कोरापुट के निवासी खगपति ने अगस्त 1942 में ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नबरंगपुर जेल में रखा। जेल में अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण खगपति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें पहले 17 फरवरी 1943 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ कोरापुट जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। खगपति भोत्रा की 20 मार्च 1943 को कारावास में हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज हम दिल्ली निवासी शहीद सरफराज खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वो दिल्ली में सेना में शामिल हुए और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के बाद उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और 20 मार्च 1858 को फांसी पर लटका दिया। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी शहीद गंधर्व सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने सागर क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों से हाथ मिलाया और ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। उन्हें एक भिड़ंत के दौरान अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 20 मार्च 1858 को फांसी दे दी। हम भारत के इस महान सपूत को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार।
सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आबुधाबी फिल्म आयोग ADFC और भारत तथा संयुक्त अरब अमारात UAE के फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने देश में फिल्म और मीडिया उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए UAE सरकार के कदमों की सराहना की। श्री चंद्रा ने कहा कि भारत UAE के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस पक्षी के संरक्षण और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी को देखते हुए इस दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव और घरों से बगीचे समाप्त हो जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या तेजी से घटी है। इसके अलावा मोबाइल और टीवी टावर से होने वाला रेडिएशन भी इनकी संख्या घटने का मुख्य कारण है। फरीदाबाद में कल से 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला शुरू हो गया है। कोविड-19 के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित ये मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। इस बार मेले की थीम है जम्मू कश्मीर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, भारत और जापान के बीच व्यापक साझेदारी और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर चित्र के साथ अधिकांश अखबारों की बड़ी सुर्खी है। यूक्रेन और रूस के बीच घमासान को भी अखबारों ने अलग अलग शीर्षकों से पहले पन्ने पर दिया है। पंजाब में नए मंत्रिमंडल की बैठक और अहम फैसलों पर भी सभी अखबारों की नजर है। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित योगी सरकार के 25 मार्च को शपथ ग्रहण की तैयारियों और उत्तराखंड में अभी तस्वीर स्पष्ट न होने को भी अखबारों ने दिया है। नवभारत टाइम्स ने यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना की चिंताजनक रफ्तार को अहमियत दी है। लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, हम अभी महामारी के बीच में ही हैं, इसलिए दिशा निर्देशों का पालन जरूरी। पाकिस्तान में 28 मार्च को इमरान खान सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर भी अखबारों की नजर है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, अपनों ने कहा, कुर्सी छोड़ें पाकिस्तानी पीएम इमरान। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर खबर दी है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट 2024 में पूरा होगा। 4 धाम यात्रा के दौरान 15 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग से 7 घंटे का सफर 2 घंटे में पूरा होगा। पत्र लिखता है, 17 सुरंग, 35 पुल और 12 स्टेशन इस प्रोजेक्ट की खास बात। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, 73 दिन बाद श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोला गया। लद्दाख के लिए जीवन रेखा कहे जाने वाले इस राजमार्ग को इस साल रिकॉर्ड समय में साफ किया गया। मार्च के महीने में पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ती तपिश भी पहले पन्ने की खबर है। अमर उजाला ने लिखा है, इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार, दिल्ली में 36 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। हिंदुस्तान की खबर है, दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में छूट, आवेदन की अंतिम तिथि में भी बदलाव। सूरजकुंड में शिल्प मेले के चित्र के साथ हरिभूमि लिखता है, 30 देशों के वास्तुकार दिखाएंगे प्रतिभा का दम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में वार्ता के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत और जापान ने यूक्रेन में तुरंत हिंसा रोके जाने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। कहा, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण किया। सीमा सड़क संगठन ने सामरिक महत्व के कश्मीर लेह राजमार्ग को फिर से खोला। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापक शांति वार्ता की अपील की। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के पंकज आडवाणी ने दोहा में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती और जमशेदपुर में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की सर्फ महिला चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।